अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्कॉलर स्टॉक के प्लेटफॉर्म से मैं कामरान अमीन एक दफ़ा फिर आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारे साथ हिना गुलाम मौजूद हैं और इनसे ये जर्मनी से पीएचडी कर रही हैं। इनसे हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली जर्मनी में स्कॉलरशिप बड़ी एक यूनिक टाइप की स्कॉलरशिप के हवाले से, कि किस तरह आप जर्मनी में जाके फ्री में पढ़ सकते हैं। और हिना ने चाइना से मास्टर किया और उसके बाद ये पीएचडी करने जर्मनी चली गई, तो एक डिफरेंट एस्पेक्ट और डिफरेंट कल्चर से एक्सपोज हुई। तो इनसे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बेसिकली चाइना और जर्मनी में क्या फर्क रहा पीएचडी करने का, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, लाइफ कैसी है, इन सारी चीज़ों पे हम इनसे बात करेंगे। पर पहले तो इना आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और थैंक यू सो आप मच। अपना तारुफ करवा दें खुद ही कि अभी आजकल आप कहाँ पे होती हैं, क्या कर रही हैं इस प्रोग्राम पे। ओके। अच्छा, मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। मेरा बैचलर जो है पाकिस्तान से यूईटी लाहौर से है इन केमिकल इंजीनियरिंग। और आफ्टर दैट आई मूव टू चाइना फॉर माय मास्टर्स। So that was in material science and engineering. I did some work on lithium sulfur batteries, and then I came back Pakistan due to COVID reason. Maybe everybody know. और उसके बाद मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया जर्मनी में पीएचडी पोजीशंस के लिए। तो स्टार्ट में जो मुझे गाइडेंस मिली अपने सीनियर से, अपने कॉलीग से, कि आप डार्ट स्कॉलरशिप के थ्रू, जो डार्ट है उसकी स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई कर सकते हो या एचईसी बेस्ड स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। तो उसके पैरेलल जब मैंने यूनिवर्सिटी के डिफरेंट वेबसाइट को सर्च करना शुरू किया, लाइक मैं पैरेलली बताती जाऊंगी कि जर्मनी में आपने अगर पोजीशंस देखनी है तो कौन कौन सी वेबसाइट्स जो विद इन द जर्मनी आपको ज़्यादा बेहतर है पोजीशंस के बारे में क्लियर करती हैं। फिर जब मैंने वहाँ पर सर्च स्टार्ट की तो मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ ऐसी पोजीशन थी जिनके आगे मेंशन होता था 67%, 75%, 100%, 50%। मतलब दे evaluate डिफरेंट प्रोजेक्ट ऑन डिफरेंट परसेंटेज वैल्यू। तो ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली लोग हैं उनको पता नहीं होता। इन द स्टार्ट मुझे भी ऐसी चीज़ों के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था कि ये परसेंटेज क्या होती हैं। उसके बाद मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना शुरू किया जो ऑनलाइन इनकी पोजीशंस ओपन होती थी। तो ऑब्वियस ऑनलाइन पोजीशन पे जब मैं अप्लाई कर रही थी तो मुझे नेगेटिव रिस्पॉन्स ही आ रहे थे कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है या अनफॉर्चुनेटली हम आपको कंसीडर नहीं कर सकते। तो लाइक उसी दौरान मेरे माइंड में एक चीज़ आई, एक पोजीशन आई थी आल्ट्रो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, जहाँ पे मैं अभी पीएचडी अपनी कर रही हूँ। सॉरी, मैं इंट्रोडक्शन बताना भूल गई कि रिसेंटली मैं जो अभी हूँ काल्ट्रो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पीएचडी कर हिना रही हूँ। थोड़ा सा अपनी आवाज़ ऊंची अगर आप कर सके। ओके। अभी जो रिसेंटली मेरी पोजीशन है वो काल्सरुहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में है, और मेरा जो प्रोजेक्ट है इट्स लिंक विद थ्री डिफरेंट इंस्टीट्यूट। हेमहोल्ट्ज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वी कॉल इट HIU, and then LM16 is Leisen Meisterstraße is the name, but it based on post lithium batteries. Like we can call multivalent batteries, magnesium batteries, calcium batteries, and monovalent sodium batteries and lithium ion batteries. तो यहाँ पर अच्छा, मैं दोबारा उसी बात को कंटिन्यू करती हूँ कि मैंने जैसे प्रोसेस स्टार्ट किया अप्लाई करने का। तो इस पे हम आते हैं हिना, वैसे वो प्रोसेस दोबारा चूंकि आपसे पूछेंगे भी। एक हाँ और हाँ, बड़ी अच्छी बात ज़रूर। जो मेरे इंट्रोडक्शन में रह गई थी मुझसे कि हिना और मेरे तारुफ का एक हवाला ये भी था, बल्कि हमारा तारुफ जिस बात पे शुरुआत जी हुई जी। है कि हिना भी बैटरीज पे काम कर रही थी जब चाइना में हाँ। थी, और जी मैं भी जी। बैटरीज पे काम कर रहा था। और हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे दोस्त जो कोविड के दिनों में पाकिस्तान चले गए, बट फिर बिल्कुल। जाहिर है वो वहाँ पे चाइना वापस स्टक हो नहीं आ गए। सके, काफी परेशान रहे। हिना ने भी वो एक साल का वक्त काफी टफ देखा, बट उसमें शायद वो क्या कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गस, कि जी आपकी हाँ। कुछ पोशीदा रहमतें छुपी होती हैं, बजाय आपको कोई चीज बुरी लग रही होती है। और हिना को एक बड़ी अच्छी पोजीशन मिल गई। इसके बारे में इनसे पूछेंगे हिना, किस तरह की है आपकी जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये किस तरह का है, फंडिंग कहाँ से आ रही है। जी, इंशाल्लाह मैं इस बारे में प्रोसीड करती हूँ। पहले सबसे पहले तो कामरान मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, बिकॉज जैसे मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया है मेरी कुछ थी काफ़ी चीज़ें थी जिसमें आपने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था। बिकॉज ऑब्वियस है हमारी फील्ड से, तो इस चीज़ को मैं मतलब ज़रूर मेंशन करना चाह रही थी यहाँ पर। ओके। जो मेरी स्कॉलरशिप है, मैं हूँ 75% पोजीशंस पे।
और ऐसे जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास कुछ डार्ट की स्कॉलरशिप्स होती हैं, कुछ एचएससी बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो वो जो स्कॉलरशिप होती है वो एक फिक्स्ड अमाउंट होती है। चल रही है वो शायद 1050 यूरो चल रही है जर्मनी के लिहाज से। और एचएससी बेस पे भी जो लोग लिंक्ड विद डार्ट आते हैं तो उनकी भी मतलब रेशो यही चल रही है। लेकिन अगर आप दूसरे प्रोस्पेक्टिव से परसेंटेज के लिहाज से बताएं तो वो जो आपकी पोजीशंस है उसको हम स्कॉलरशिप में काउंट नहीं करते। जर्मनी में उन पोजीशन को एज ए जॉब काउंट किया जाता है। तो अगर आप 50% की बात करते हैं तो 50% में आपको यहाँ पे लाइक 2000 यूरो तक आपको मिलता है, जिसमें आपके कुछ टैक्स की डिडक्शन होती है क्योंकि आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे आते हो। तो कुछ टैक्स डिडक्शन के बाद आपको अराउंड 1600 या 1500 यूरो रिटर्न में मिलते हैं। अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो वो तो बहुत ही एक लंबी लिस्ट हो जाएगी कि हर बंदे की अपना अपना लिविंग स्टाइल होता है जी। जीने का। लेकिन एज आई सेड कि 50% यहाँ पे सबसे मिनिमम अमाउंट है जिस पे देख- आप आ अच्छा, सकते इसका मतलब ये है कि इसका जो फायदा है वो एक ये भी है कि आपको ना डैड से भी ज्यादा स्टाइपेंड मिल रहा होता है, राइट? हो। हाँ, राइट। क्योंकि 50% जैसे मैंने बताया कि सबसे मिनिमम है, तो मिनिमम में भी आपको 2000 यूरो प्लस मिल रहे हैं। तो जबर। टैक्स के बाद भी आपको 1600 यूरो इन मतलब इन पॉकेट मिल रहे हैं। लेकिन 50% बहुत मतलब वो है जो कम रेशो में आती है। नॉर्मली आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है वो 75% या 67% मिलती है। हाँ, इसमें एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी, जो बेसिकली एशिया के लोग होते हैं जैसे चाइना से, इंडिया से, पाकिस्तान से, मतलब इन कंट्रीज से आते हैं, उनको ज्यादातर इस तरह की स्कॉलरशिप मिल जाती है। स्कॉलरशिप नहीं कहेंगे, इस तरह की परसेंटेजेस पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाते हैं। अच्छा, जॉब फिफ्टी परसेंट कॉन्ट्रैक्ट कह फिफ्टी फाइव सकते हैं इसको, परसेंट राइट? उनको जॉब मिल जाती है या साथ में ये पीएचडी। जॉब कॉन्ट्रैक्ट है। जी। ये आपके बड़ी और इंटरेस्टिंग इसका जो चीज है सबसे हिना वैसे मेरे लिए कि आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन साथ में पीएचडी भी हो रही है। हाँ, और सबसे प्लस पॉइंट जो लोगों के लिए बड़ा शॉकिंग था जब मैं यहाँ पर आई, मेरे लिए भी था, कि जैसे आप पीएचडी अपनी कंप्लीट करते हो 3 इयर्स के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो पीआर के लिए भी, बेहतरीन। जर्मनी इसका के लिए। मतलब ये है हाँ, कि 3 साल आप जॉब पे साथ में पीएचडी जर्मनी गुजारें और 3 साल के बाद आपको परमानेंट रेजिडेंस के लिए कंसिडर करेंगे, हाँ, राइट? कंसिडर करेंगे। हाँ, और उसका एक पैरेलल पॉइंट जो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, लैंग्वेज। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मतलब कंसिडर की जाती है क्योंकि इनकी मदर लैंग्वेज है। तो उसके कुछ लेवल होते हैं, A1, A2, B1, B2। और अगर आप 3 इयर्स के बाद पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इसी जॉब कॉन्ट्रैक्ट के साथ, तो आपके पास B1 लेवल होना ज़रूरी है। सही। अच्छा देखें, जी, अगर फर्ज करें डैड जी, जी। पे आते हैं लोग और वो डैड पे 3 साल 4 साल में पीएचडी करते हैं, तो क्या उनको भी पीआर के लिए उसी तरह कंसिडर किया जाएगा या उसके बाद उनको जॉब नहीं, करनी? नहीं, नहीं, उनका वो जो वर्क काउंट नहीं होता, वो उनकी जस्ट स्कॉलरशिप होती है जिसमें उनको जितने पैसे मिल रहे हैं वो उनको इस्तेमाल करें और बस स्टडी कर रहे हैं, दे आर लाइक अ स्टूडेंट। और वो 3 साल में करें, 4 साल में करें या 5 साल में करें पीएचडी, उसके बाद उनको यहाँ पे एटलीस्ट 3 साल काम मजीद करना पड़ेगा, वो चाहे इंडस्ट्री में करें या वो विद इन द लाइक इंस्टीट्यूट करें, पोस्ट डॉक करें। उसके बाद वो एलिजिबल हों अप्लाई करने के लिए पीआर के लिए। बेहतरीन बेहतरीन। इसका मतलब बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप ना सिर्फ पीएचडी कर रहे हैं बल्कि उन्हीं पीएचडी में आपका जॉब एक्सपीरियंस भी काउंट हो रहा है भी काउंट हो रहा है, और बिल्कुल। उसी में आपकी वो परमानेंट रेजिडेंस वाला जो ड्यूरेशन है वो भी उसी में काउंट हो रही है। उसी में तो काउंट हो ऐसा ही। वो ये चुपड़ी हुई है कि दो दो नहीं बल्कि तीन तीन हो गई। तो उसके ऊपर बिल्कुल जो ऐसा ही है। स्टाइपेंड मिल रहा है वो भी नॉर्मली जो स्कॉलरशिप्स होती हैं उससे भी ज्यादा मिल रहा है। इवन के मैरी क्यूरी पे भी जो स्टाइपेंड पीएचडी में मिलता है वो भी गालबन हम्म। इससे कम है इतना। मैरी क्यूरी पे भी, हालांकि वो बड़ी नहीं, अच्छी मैंने पोस्ट। आपको अभी सिर्फ 50% बताया है, फिफ्टी जी। परसेंट पे 2000 है। अगर आप 75% पे चले जाते हैं तो आपको 3600 मिलता है। और बेहतरीन। हंड्रेड ये तो परसेंट ये तो पोजिशन मैरी पे। क्यूरी का पोस्ट डॉक्टरेट का वो और स्टाइपेंड है। जो जो जर्मनी में 100% पोजीशंस हैं आपकी, वो 4000 होती है। बेहतरीन बेहतरीन। जी। अच्छा हिना, कैसे आई मीन हमारे जो स्टूडेंट हैं अगर वो इस तरह की पोजीशन ढूंढना चाहें तो कैसे ढूंढेंगे, कहाँ से पता हाँ, चलती है? मैं वही वही आपको बताती हूँ। यहाँ मैंने कुछ चीज़ें राइट डाउन कर दी थी कि मैं भूल ना जाऊँ। यहाँ पर डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जर्मनी के अंदर भी। पर कुछ वेबसाइट्स तो ऑलरेडी स्टूडेंट जानते होंगे, जैसे इंडीड.com हो गया
या लिंक्डइन, मतलब ये तो एक कॉमन सी वेबसाइट है। एक ग्लासडोर के नाम से है, ग्लासडोर डॉट जॉब्स के नाम से है, विद इन द सही। जर्मनी भी है, लाइक नॉट ओनली विद इन जर्मनी, विद इन द यूरोप। एक स्टेपस्टोन डॉट कॉम के नाम से है, मोस्टर डॉट कॉम के नाम से ये है। आपने पेज पे इन लिखे हुए हैं या लैपटॉप पे हैं किसी जगह पे? ये मैंने अपने सामने पेज पे लिख के रखा है, अच्छा अगर ठीक है, फिर कहेंगे हम तो आपसे ये थोड़ा ले सा लेंगे, शो हाँ भी जी। करवा दूंगी। नहीं ठीक हो गया, ये हम आपसे ले भी लेंगे और बाद में ना इसको इसमें डाल लेंगे। बिल्कुल ठीक जी, आप बताएं हाँ आगे। जी, जरूर, इंशाल्लाह। अच्छा, अब जैसे मैं बता रही थी कि नॉर्मली अगर हम पाकिस्तान से बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी मुझे भी मतलब रिव्यू मिलता है कि हम अगर पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमें जॉब के लिए ज़्यादातर इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं की जाती या बुलाया नहीं जाता। बिलीव मी कामरान, मैंने ऐसे लोग मतलब देखे हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं, वो पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इवन अभी मैं मेंशन नहीं करना चाह रही थी, एक कॉलीग ही समझ लें, उन्होंने स्टार्ट किया, बट उन्होंने जब कहा कि मैंने पिछले 2 साल ट्राई किए अप्लाई करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज में, बट मुझे कोई भी पोजीशन पोस्ट डॉक की या इस तरह मिल नहीं रही। तो मैंने ऐसे ही उनको बोला कि अगर आप मुझे अपनी सीवी दिखा दें, जो कि एक हार्ड है मुझे लगता है किसी भी जगह पे जॉब फाइंड करने के लिए। बट उनकी सीवी देख के मैं बहुत मायूस हुई क्योंकि उनकी सीवी मतलब ऐसा नहीं करे, मुझे ये लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप एक पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हैं बैटरीज की डायरेक्शन पे, और आपने कोई 1 या 2 प्रोजेक्ट बैटरीज में किए हैं, बाकी प्रोजेक्ट हो सकता है आपके फ्यूल सेल पे हों, कैटालाइट पे हों, मतलब डिफरेंट डायरेक्शंस पे हों। तो इट्स नॉट लाइक कि आप वो सारी चीज़ें उठा के अपनी सीवी में इनपुट कर दो। अगर आप एक डायरेक्शन में अप्लाई बैटरी सेक्टर में, मैं उसको ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि मेरा काम बैटरीज में, तो मुझे जी उसकी लिंक में जी। ज़्यादा रहना है। तो अगर आप एक साइड पे अप्लाई कर रहे हो और आपके उसमें प्रोजेक्ट्स हैं कोई 1-2 या आपके पेपर्स हैं, आप सीवी में टॉप पे उनको मेंशन करो, और अगर का मतलब गूगल स्कॉलर या जो लिंक है आप नीचे बस लिंक दे दो कि मेरी जी फर्दर पब्लिकेशन या फर्दर काम जी ये, और जी। 1 या 1.5 पेज से ज़्यादा की सीवी ना बनाओ, क्योंकि ये बेहतरीन। सब जानते हैं कि प्रोफेसर जो होते हैं वो बहुत बिजी होते हैं। उनका जस्ट क्या होता है कि क्लिक करो, सीवी खुल गई है, फर्स्ट क्लिक में उनको जो चीज़ नज़र आएगी कि अच्छा ये बंदा या बंदी काम की है, तो डेफ़िनेटली वो उसको फ़ौरन ईमेल का रिप्लाई करेंगे। और अगर वो देखेंगे कि भई 7 पेज की या 6 पेज की सीवी और पता नहीं कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, जो उसके रेलेवेंट भी नहीं है, तो वो उसको गो थ्रू नहीं करते। तो सबसे बेहतरीन, मेन देखें इस चीज़ पे हम ये इना मोस्टली डिस्कस भी कर रहे होते हैं कि आप कस्टमाइज सीवी, बल्कि मैं तो हर जगह यही कहता हूँ कि यार एक ही सीवी बना के वो उठा के हर जगह ना भेजा करो। कोई अगर ऐसे ही आपने, मैं देखता हूँ कि आईटी की जॉब के लिए सीवी बनाई होती है तो वही उठा के तो बैटरीज की जॉब के लिए भेज रहे होते हैं। भेज देते हैं। तो ऑब्वियस है जो लोग ये प्रोफेसर लेवल पे बैठे होते हैं ना, उनकी जो आईज़ है वो स्क्रीनिंग होती है। वो स्क्रीनिंग कर रही है ना आपकी सीवी जी की। जी उनको फर्स्ट में आपके प्रोजेक्ट टाइटल से या आपकी एक प्रोजेक्ट जो भी डिटेल्स है उससे पता चल जाता है कि बंदा ये इस कैलिबर का है या नहीं है। तो मुझे लगता है कि मेन जो हमारे एशियन लोगों का मेन इशू है वो सीवी पे होता है। वो इस पे जी। ज़्यादा एम्फसाइज़ नहीं करते। बिल्कुल। या वो और ये सीवी कहते पे हैं और उसके 200। साथ जो ईमेल लिखते हैं, हिना ये भी आपको आइडिया होगा क्योंकि जब आप ईमेल लिख रही थी तो हम इस पे काफी डिस्कशन करते थे। हाँ, तो ये जो ईमेल हमारे फिर पाकिस्तानी ईमेल का स्टूडेंट जी। बॉडी लिखते हैं ना, ये भी बहुत एक चीज़ है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मैं खुद भी शायद ऐसे करती थी कि हम जब ईमेल का बॉडी लिखते हैं ना, तो उसमें हम पूरा एक कवर लेटर ही डाल देते हैं। जी मैंने इस पे भी बिल्कुल। काम किया, मैंने इस प्रोजेक्ट पे भी काम किया। मुझे लगता है कि आपने जब उसको एक सीवी भेज दी है ना, उसमें आपकी सारी डिटेल मेंशन है। आप बॉडी में जस्ट उनको ये बताओ कि मैंने आपकी ये पोज़ीशन, उसका टाइटल बताओ कि ये पोज़ीशन है, या उसका लिंक साथ बता दो कि इस पोज़ीशन को मैंने चेक किया है, ये पोज़ीशन आपकी ऑनलाइन वेबसाइट पे है और मैं इसके लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, और इस टाइम मैं इंस्टीट्यूट पे या इस यूनिवर्सिटी में इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने आपको अपनी सीवी फॉरवर्ड कर दी है, आप इसको एक दफ़ा गो थ्रू करें, एंड इफ यू वुड लाइक तो वी कैन हैव अ शॉर्ट इंटरव्यू या शॉर्ट मीटिंग। मुझे लगता है जी ये 3 से 4 लाइनें बहुत मोर देन इनफ होती हैं, क्योंकि अगर आप हर चीज़ वो एक मतलब कॉपी पेस्ट डाटा सारा उसको बॉडी में लिख लेंगे, वो बंदा आपकी सीवी भी नहीं पढ़ेगा, वो कहेगा बस स्क्रैच छोड़ो। सिर्फ जी 2 से बिल्कुल 3 ऐसे। बताएँ। जी, 2 से 3 चीज़ें बताएँ, वो बहुत है। मेरे ख्याल में मोर देन इनफ होती हैं उसके उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा हिना, इसका ये जो आप वाली पोजीशन है स्पेसिफिकली जॉब कॉन्ट्रैक्ट वाली, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या और डॉक्यूमेंट्स किस तरह के चाहिए होते हैं, और फिर अच्छा, लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स हैं या नहीं है, इस पे भी बताएं। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले तो लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बेहतरीन हो गया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप
ये सोचना है कि आपने जर्मनी में आना है और आपने लॉन्ग टर्म स्टे करना है, यहाँ पर आपको पीआर चाहिए, तो आप लैंग्वेज पढ़ो। अगर आपको लगता है कि नहीं आपने बस यहाँ पे आना है, अपनी पीएचडी कंप्लीट करनी है या आपने किसी और जगह मूव करना है या पाकिस्तान वापस जाना है, तो फिर आप लैंग्वेज करो या ना, वो इतना कंसर्न नहीं है उस पर। और दूसरी बात ये कि जब आप अप्लाई कर रहे होते हो, तो मैंने जो टारगेट किया था वो ज़्यादातर, मैंने जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट किया था वो केआईटी थी, और मुझे उसी में पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई थी। उसमें क्या होता है कि आपने प्रोफेसर्स को टारगेट करना होता है सबसे पहले, कि कौन सा प्रोफेसर किस डायरेक्शन पे काम कर रहा है। उसकी ऑब्वियस आप उसका गूगल स्कॉलर देखो, उसकी लिंक्डइन देखो, जो भी है उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो देखो कि उसका जो प्रोजेक्ट चल रहा है या उसके लोग काम कर रहे हैं वो कितना डाइवर्स है, किस किस डायरेक्शन में है। फिर आप उसमें पोस्ट डॉक देखो, मुझे लगता है सबसे बेस्ट वे होता है आप पोस्ट डॉक को टारगेट करो। पोस्ट डॉक वो जो थोड़े से सीनियर लेवल पे हों, जिनका 3 से 4 साल एक्सपीरियंस हो, क्योंकि जर्मनी में जो लोग 3 से 4 साल पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस ले चुके होते हैं ना, वो एलिजिबल होते हैं कि वो अपने अंडर न्यू पीएचडी स्टूडेंट्स को रख सकते हैं। तो यहाँ पर बेहतरीन। जो स्क्रीनिंग प्रोसेस ज़्यादा चलता है वो पोस्ट डॉक जो है वो स्टूडेंट्स को देखते हैं, उनकी प्रोफाइल्स को देखते हैं, उनको हायर करते सही। हैं। देन दे टॉक टू द मेन सुपरवाइजर जो प्रोफेसर होते हैं, उनसे वो खुद से बात करते हैं, और फिर वो उनकी फंडिंग का डिसीजन लेते हैं कि ओके ये पोजीशन जो हमने ली थी कितने परसेंट की। हाँ, और सबसे जो अच्छी चीज़ है, कुछ प्रोजेक्ट जो होते हैं प्रोफेसर्स के बाद वो कंपनी के साथ कोलेबोरेटर में भी होते हैं। जैसे मेरा प्रोजेक्ट है वो कार्लसरूहे केआईटी के साथ, एचआईयू, हेल्महोल्ट्ज इंस्टीट्यूट के साथ और बीएमडब्ल्यू के साथ। मतलब कुछ फंडिंग आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रही होती है और कुछ फंडिंग आपको कंपनी की तरफ से आ रही होती है। तो मतलब इट्स लाइक लिंक्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। बेहतरीन। और अप्लाई करने के लिए मैं वही बताऊंगी कि सबसे पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखें, ओपन पोजीशंस आई होती हैं वहाँ पे। इवन उन्होंने कंप्लीट डिटेल बताई होती है कि ये प्रोजेक्ट का नाम है, ये इसका कंसर्न, अभी एक पोजीशन जैसे आई है डॉक्टर फाबियन जस्टर, उनका नाम है, केआईटी में होते हैं, वो काम कर रहे हैं एल्यूमिनियम आयन बैटरीज के ऊपर। तो उन्होंने फुल प्रोजेक्ट डिटेल्स भी बताई होती हैं, आगे से कांटेक्ट पर्सन भी बताया होता है। इवन दे आल्सो मेंशन कि आपने अप्लाई कैसे करना है। और एक चीज़ और, जो मैं मतलब उसको बताना चाहूँगी कि जैसे मेरे साथ मैंने पहले 2-3 दफ़ा ऑनलाइन अप्लाई किया कुछ एप्लीकेशंस के लिए, बट मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इट्स अनदर वे टारगेट करने का जो वे है जो मैं बताना चाहूँगी, कि आप उस बंदे को, जो उन्होंने कॉन्टैक्ट पर्सन बताया है, आप उस बंदे को डायरेक्टली भी ईमेल कर सकते हो। उस बंदे को गूगल स्कॉलर पे जाके या कहीं भी उसको सर्च करो, उसकी ईमेल लो वहाँ से, उसकी कुछ प्रोफाइल को अच्छे से स्टडी करो, फिर उस बंदे को आप डायरेक्टली भी ईमेल कर सकते हो, और उस टॉपिक को जो वहाँ पे उन्होंने ऑनलाइन बताया कि यहाँ पे पोजीशन अवेलेबल है, उस टॉपिक को और इस लिंक को उस बंदे को साथ ही बता दिया जाए कि इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने अप्लाई कर दिया ऑनलाइन, और मैं आपको रिमाइंडर के तौर पे या वैसे ईमेल कर रहा हूँ कि इफ़ यू लाइक माय प्रोफाइल सो वी कैन हैव अ शॉर्ट इंटरव्यू। मतलब ये एक अदर वे है कि अगर आपने बहुत जगह पे अप्लाई कर लिया और आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो ये एक अल्टरनेटिव है कि आप प्रोफेसर को इस तरह अप्रोच कर सकते हैं। बड़ा बेहतरीन हो गया। तो इसकी कोई वैसे नॉर्मली ये होता है कि जो स्कॉलरशिप प्रोसेस होते हैं उनकी तो डेडलाइन वगैरह होती है, इसकी कोई स्पेसिफिक डेडलाइन है या ये पूरा हाँ, साल ओपन रहती है? ये डिपेंड करता है प्रोफेसर्स पे। जैसे मैंने बताया कि ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होती हैं। जी। तो जैसे मैं हूँ, अब मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पीएचडी कर रही हूँ, तो आई एम एलिजिबल टू हैव अ मास्टर स्टूडेंट। सही सही तो सही। मैं क्या करती हूँ कि मुझे फील होता है कि अच्छा नहीं, मुझे कोई मास्टर स्टूडेंट अपने पास रखना है, तो मैं उस पोजीशन को ऑनलाइन कर देती हूँ, कि अगर कोई स्टूडेंट, मतलब इस प्रोजेक्ट पे मैं स्टूडेंट हायर करना चाह रही हूँ, ये उसकी रिक्वायरमेंट है, इतना सैलरी बजट हम उसको पे करेंगे, वो सारी मैं अपनी ऑनलाइन वेबसाइट पे शो कर दूंगी। तो फिर उसके थ्रू लोग अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। जी उसके बाद हम बेहतरीन। स्क्रीनिंग करेंगे, इंटरव्यू करेंगे। देन तो इसके लिए मैं ये बताऊंगी कि इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जॉब कॉन्ट्रैक्ट का, कि इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। जिस प्रोफेसर को या जिस पोस्टो को जब कोई पोजीशन न्यू अनाउंसमेंट करनी है, या उसको फील होता है कि मुझे न्यू स्टूडेंट चाहिए, वो ऑनलाइन पे उसको अपलोड कर देते हैं। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो वही हैं जो नॉर्मली डैड और बाकी चीज़ों के लिए, या कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए होता है? नहीं, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। आपकी एक सीवी होनी चाहिए और कवर लेटर है। उसके बाद जब
आपके इंटरव्यूज़ वगैरह हो जाते हैं, प्रोफ़ेसर कहते हैं कि भई आप एलिजिबल हैं, उसके बाद आपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, वो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वही होते हैं जो क्या कह सकते हैं, मास्टर्स की डिग्री है या बैचलर की डिग्री है, उनकी अटेस्टेशन, सही ये तो एक सही सही अदर प्रोसेस है, बस उसमें इसकी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट्स नहीं है। सही। अच्छा, बहुत शुक्रिया हिना। वैसे ये तो आ गई आपकी जो प्रोग्राम था, जॉब थी, उसके बारे में। अब आते हैं हम जरा अपनी चाइना चाइना वाली तरफ। क्योंकि आपने वैसे आज मास्टर चाइना से किया है और कुछ एक्सपीरियंस आपका चाइना का भी है। अब आप जर्मनी, तो एक ज़्यादा डिफरेंट कल्चर एक्सपोजर भी है, डिफरेंट कंट्रीज हैं, वर्किंग इन्वायरमेंट है। क्या प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट, क्या चीज़ें आप इस हवाले से शेयर करना चाहेंगी दोनों एक्सपोजर के? जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है बड़ा प्लस पॉइंट है वो जर्मनी और चाइना का कंपैरिजन करें तो जर्मनी में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बेहतर है, बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप देखें लिविंग स्टाइल, हर लिहाज से जर्मनी मुझे ज़्यादा बेहतर लगा। नो डाउट हर कंट्री के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो एडमिट करती हूँ मैं भी, सब करते होंगे। लेकिन चाइना में रहने का प्लस पॉइंट ये भी था कि आपका कल्चर, आपके लोग बहुत मिलनसार थे वहाँ पर। आपस में आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी गैदरिंग होती थी, लोग सेम लैंग्वेज बोलते थे। तो समहाउ हमारा जो कल्चर था वो चाइनीज़ लोगों से थोड़ा मिलता-जुलता था, कह सकते हैं। पुरानी रवायात के असल में लोग, ये पाकिस्तानी भी चीज़ें। बहुत मिल जाते हैं ना चाइना में आप। हाँ, सबसे मेन चीज़ है। जी। नो डाउट सॉरी। नो डाउट जर्मनी में भी बहुत पाकिस्तानीज़ हैं, लेकिन बात वही है कि यहाँ पर ज़्यादा इतना वो नहीं करते, गेट टुगेदर करते हैं, बट बहुत एक महदूद हद तक। जो चीज़ मैंने फ़ील की है कि सही। यूरोप में ये चीज़ मुझे ज़्यादा फ़ील हुई कि अ, आपको खुद से ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है लोगों के साथ मिलने-जुलने में, हम्म घूमने बाहर हम्म। निकलने में। और फिर एक चीज़ और है कि अगर मैरिड लोग हैं, उनके अलग से ग्रुप्स हैं, अनमैरिड को अलग से बनाना पड़ता है, तो ये थोड़ा-सा अच्छा, गैप है। स्टूडेंट लाइफ कैसी है वैसे जर्मनी में? स्टूडेंट लाइफ आपने क्या देखा, कैसे मजे किए क्या? मुझे अच्छी लगी। और सबसे प्लस पॉइंट जो मुझे लगता है कि जर्मनी में अगर आप मास्टर्स के लिए भी आते हैं या बैचलर के, तो एजुकेशन फ्री है। तो एजुकेशन फ्री है, तो फिर ये जो इतना खर्चा और बैंक स्टेटमेंट वो मांगते हैं, ये किसकी मांगते अच्छा हाँ, वो ये बड़ी अच्छी चीज़ आपने पूछी। जो बैंक स्टेटमेंट माँगते हैं वो आपके अपने ऊपर लगाने के लिए होता है। लेट्स हैं? सपोज़ ओह। अगर आप मास्टर्स के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर आपने स्टडी स्टार्ट कर दी, आपकी कोई फ़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपने अपना जो सिस्टम भी तो चलाना है ना आपको। अपार्टमेंट चाहिए या आपका लिविंग सिस्टम कैसे चल रहा है, खाना-पीना, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपको एक बात बहुत अच्छी बताऊँ, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं, वो बैंक स्टेटमेंट लेके आते हैं 25 लाख, 20 लाख की। यहाँ पर आते ही यहाँ पे आपको जॉब्स मिल जाती हैं, अमेज़न में कर लेते हैं या बहुत सारी और कॉफ़ी शॉप पे कर लेते हैं, मैकडॉनल्ड्स में, मतलब वो जॉब्स करते हैं। और मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब्स करके भी मंथली 1000 बेहतरीन 1500 यूरो कमा रहे हैं। बेहतरीन। तो इट्स यानी लाइक इसका मतलब विद इन है कि 6 आप मंथ। अपने बगैर स्कॉलरशिप भी चले जाएं, बट वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये अगेन एक और कॉन्ट्रास्ट है चाइनीज वेरिएंट से, हाँ, कि चाइना में आपके हाँ, लिए मैं ये जॉब बता रही अपॉर्चुनिटीज नहीं है। कि अगर जो मास्टर्स पे स्टूडेंट आते हैं विद इन 6 मंथ आप अपना जो, लेट्स सपोज अगर आपने जो भी बैंक स्टेटमेंट दी है, वो 6 मंथ के अंदर आप रिकवर कर सकते हो। बेहतरीन, जबरदस्त यार। और वैसे डिपेंड नॉर्मली करता खर्चा है खर्चा आप किस कितने का तरह होता है? के आई मीन लोग हो। एवरेज कितना, एक अंदाजन, वो तो हर बंदे का अपना अपना वो है, कितना खर्चा हो जाता है मैं रिहायश? बताती हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल वो चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। जैसे स्टूडेंट होते हैं, लोग स्टूडेंट पे आते हैं। आज का जैसे इन्फ्लेशन का वो बहुत ज़्यादा एक सिस्टम है, तो रेंट थोड़े से इंक्रीज़ हुए हैं वो हर लिहाज से। लेकिन नॉर्मली जो रेंट है वो 300 यूरो में, 250 में, इतने में आपको मिल जाता है स्टूडेंट होम। और बेहतरीन जो खाने का एक्सपेंस है, बहुत ज़्यादा भी अय्याशी के साथ भी लोग खाना चाहें तो 200 तक आपका बेहतरीन। बहुत ज़्यादा मैंने बोला आपको। अगर आप डेली चिकन, मीट, मटन खाना चाह रहे हैं और ये सब कुछ करना चाह रहे हैं तो 2000 बहुत होता है। यानी इसका मतलब है कि 600 यूरो में बड़े आराम सुकून से हंसी खुशी आप रह सकते हैं। वैसे बड़ा हाँ, बड़ा डिपेंड, बेहतरीन। मैंने वही बोला कि डिपेंड कर, जी मैंने जी। बोला ना कि सबसे मेन चीज़ डिपेंड करती है आप अपना लिविंग स्टाइल कैसा रखना सही हो चाहते गया, सही हो गया।
इना आपका हमने बहुत टाइम ले लिया, काफी सारी अच्छी अच्छी नहीं चीजें, और नहीं। मुझे यकीन करें बहुत मजा आया कि किस तरह से ये एक बड़ी यूनिक सी अपॉर्चुनिटी है और लोगों को इस बारे में पता नहीं होता कि आप जॉब वाली प्रोजेक्ट पे आए हैं तो इसके क्या कॉन्टेक्ट पे बेनिफिट क्या। भी होंगे, और जी ये जी। किस तरह आप ले सकते हैं। उम्मीद है हमारे जो सुनने वाले दोस्त हैं उनको इस सबसे बहुत फायदा होगा। और हिना से हम मैं अभी डिस्कशन कर रहा था तो मुझे अंदाजा हुआ कि हिना से हम एक दफा फिर टाइम लेंगे, और अब हिना को इंशाल्लाह। रिकॉर्डिंग की बजाय लाइव लेके आएंगे, ताकि आप सारे लोग भी जो आपके जहनों में क्वेश्चन आ रहे हैं वो खुद बराह जी रास्त जी। हिना से पूछें। इन माय और प्लेयर। जी एंड बहुत डेफिनेटली शुक्रिया। आप लोगों को जब भी जरूरत हो, जब भी फील हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू गाइड, टू हेल्प पीपल। और मुझे लगता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी है जो मैं शेयर नहीं कर पाई, तो इंशाल्लाह मैं वो नेक्स्ट टाइम जब भी होगा मैं आप लोगों से शेयर अब आपको करूंगी। लाइव लेके आएंगे ही ना, क्योंकि बड़ी जरूरत मुझे तो। एक्चुअली मैं तो उस पे था, याद है जब एक बार हम डिस्कस कर रहे थे तो आपने कुछ वुमेन ओनली प्रोग्राम की बात की थी, मेरे जहन में तो वो था हाँ। कि हाँ शायद आप उस पे हैं, तो मैंने कहा चलें जरा उसकी। लेकिन ये तो अभी पता चला कि आप एक डिफरेंट प्रोग्राम पे, और ये इतना अमेजिंग प्रोग्राम, तो इस पे एक दफा जी फिर हम जी। बात करेंगे नहीं, इंशाल्लाह। वो विमेन एम्पावरमेंट वाला थोड़ा सा मैंने इसलिए बताया था कि फीमेल जो है आपको पता है इंजीनियरिंग साइड पे बहुत कम आती हैं, और जी। स्पेशली ये बैटरी साइड पे, इस डायरेक्शन पे फीमेल बहुत कम आती हैं। तो इसलिए मैंने आपको शायद उस टाइम बोला था कि ये इनकरेज कर रहे हैं कि मजीद फीमेल को रखा जाए ताकि हम्म, 50-50 रेशो किया जाए, और सही सही मतलब सही। प्रोग्रेस देखना चाह रहे हैं। बेहतरीन बेहतरीन, अच्छा अच्छा, सही हो गया। बहरहाल जी ना, बहुत अच्छा लगा बड़े अरसे बाद आपसे बात करके, और अल्लाह आपको बहुत सारी मुझे कामयाबियां भी। दे, खुश रहें आमीन। हमेशा। और एक दफ़ा फिर आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ आपके यहाँ वर्किंग आवर्स हैं, बट आपने टाइम निकाला, तो नहीं बहुत नहीं, कोई शुक्रिया मसला आपका। नहीं है। बहुत शुक्रिया, खुश रहें। बहुत शुक्रिया सर आपका। ओके।